मुंबई शहर हमेशा एक जीवंत सांस की तरह निरंतर गतिमान रहता था। आकाश को छूती ऊंची इमारतें, झमकती दमकती शानदार गाड़ियां और भागदौड़ में व्यस्त लोग, ये सब मिलकर इस महानगर के हृदय को बनाते थे। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक बिल्कुल अलग दुनिया भी मौजूद थी, धारावी। दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक धारावी गरीबी, संघर्ष, आशा और निराशा का एक जटिल मिश्रण थी। तंग गलियां, गंदे नाले, ढेर लगा कचरा और अंधेरे एक कमरे के घर, ये सब मिलकर वहां एक विशाल मानव सागर बनाता था जो निरंतर बहता रहता था। हर दिन वहां नए सपने जन्म लेते थे और पुराने सपने मिट्टी में मिल जाते थे। इस मानव सागर में एक छोटा सा ऑटो रिक्शा लेकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा था राहुल। 28 साल का राहुल के लिए मुंबई शहर एक खुली किताब थी। उसकी हर गली, हर कोना उसके ऑटो रिक्शा के पहियों की छाप से चिन्हित था। सुबह 6 बजे शुरू होने वाली उसकी दौड़ देर रात तक चलती थी। मेहनती राहुल का अपना कोई ऑटो रिक्शा नहीं था। किराए पर लिया हुआ ऑटो रिक्शा चलाकर मिलने वाली कमाई से वो अपनी जिंदगी को ढो रहा था। राहुल का बचपन धारावी की इन्हीं तंग गलियों में बीता था। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता एक हादसे में चल बसे। इसके बाद अपनी मौसी और मामा की देखरेख में पला बढ़ा राहुल ने कम उम्र में ही जिंदगी की कठिनाइयों को जान लिया था। स्कूल गया जरूर, लेकिन पढ़ाई को बीच में छोड़कर उसे काम पर निकलना पड़ा। पहले छोटे मोटे काम, फिर एक ऑटो रिक्शा चालक के रूप में। उसने कभी अपने लिए एक परिवार का सपना नहीं देखा था, क्योंकि वो जानता था कि इस शहर में अकेले जीवित रहने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। राहुल के ऑटो रिक्शा में सवार होने वाला हर यात्री उसके लिए एक नई कहानी था। व्यस्त बिजनेसमैन, स्कूली बच्चे, दिहाड़ी मजदूर, मरीज, हर तरह के लोग। उनके चेहरों में राहुल ने जिंदगी के कई रंग देखे। लेकिन राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख था हर दिन दौड़ खत्म करने के बाद सड़क किनारे भूखे और बेसहारा लोगों को खाना देना। अपनी छोटी सी कमाई में से वो इसके लिए एक हिस्सा बचाकर रखता था। अपनी जिंदगी में झेले गए दुखों ने उसे दूसरों के दर्द में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। एक वक्त के खाने के लिए हाथ फैलाने वालों की आंखों में उसने अपना अतीत देखा। ये उसके लिए एक तरह का सुकून था, वह सबसे बड़ा नेक काम जो वो कर सकता था। हर दिन उसका ऑटो रिक्शा शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजरता, कभी शानदार होटलों के सामने से तो कभी झुग्गी की गलियों से। इस शहर में कितना बड़ा विरोधाभास था उसने समझ लिया था। एक तरफ शान शौकत और समृद्धि, दूसरी तरफ गरीबी और दुख। इन दो दुनिया के बीच राहुल का ऑटो रिक्शा एक पुल की तरह था। एक दिन हमेशा की तरह देर रात दौड़ खत्म करके लौट रहा था राहुल। उसके ऑटो रिक्शा की अगली सीट पर रखे खाने के पैकेट्स उसे एक तरह की संतुष्टि दे रहे थे। आज ये खाना किसे देना है, वह सोच रहा था। शहर के एक व्यस्त फ्लाईओवर के नीचे जहां लोग कम आते जाते थे, उसकी नजर ठहर गई। मुंबई की सड़कें कई लोगों के लिए घर थीं, लेकिन उन घरों में न छत थी, दरवाजे, न सुरक्षा। हर दिन उन्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। सूरज की तपती गर्मी, बारिश की ठंडक और रात की डरावनी खामोशी, ये सब उनके लिए आम था। फ्लाईओवर के नीचे का दृश्य राहुल को झकझोर गया। एक बूढ़ी औरत आधा लकवाग्रस्त, कमजोर हालत में एक फटे हुए कपड़े से ढकी हुई थी। उनके पास लगभग 20 साल की एक युवती उदास बैठी कहीं दूर देख रही थी। उसकी आंखों में एक तरह की खालीपन और असहायता थी। वो युवती थी दिया। दिया की जिंदगी हाल तक ऐसी नहीं थी। उसके पास एक प्यार करने वाला पितामह और छोटा भाई अजय था। पिता एक साधारण मजदूर थे। छोटी सी कमाई में वे खुशी खुशी रहते थे। दिया को चित्रकारी का बहुत शौक था। उसकी छोटी सी दुनिया में रंग और रेखाएं उसे खुशी देती थीं। लेकिन नियति ने उनके साथ क्रूर मजाक किया। एक हादसे में पिता की मृत्यु हो गई। इस सदमे से उनकी मासूमती देवी को लकवा मार गया और उनका शरीर ठप पड़ गया। परिवार की सारी जिम्मेदारी दिया के कंधों पर आ पड़ी। अजय, जो छोटी उम्र से ही स्वार्थी और गैर जिम्मेदार था, इस संकट में उन्हें छोड़ गया। पहले उसने छोटे मोटे काम किए, लेकिन फिर बुरी संगत में पड़ गया और आखिरकार दिया और उनकी बीमार मां को सड़क पर छोड़कर भाग गया। दिया पूरी तरह टूट चुकी थी। मां की देखभाल, खाना ढूंढना, सुरक्षित जगह तलाशना, सब कुछ उसे करना था। लेकिन सड़क पर अकेले पड़े उनके पास मदद के लिए कोई नहीं आया। भीख मांगकर और लोगों की दया पर वे जी रही थीं। हर दिन दिया के लिए एक युद्ध था। मां का दर्द देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। वो ये तक सोचने लगी थी कि वह जी क्यों रही है। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे।
चित्र और रंग उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गए, ऐसा उसने मान लिया था। राहुल का ऑटो रिक्शा दिया और सुमति देवी के पास रुक गया। वो ऑटो से उतरा। दिया ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। सड़क पर अजनबियों पर भरोसा करना खतरनाक था, या वो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन राहुल के चेहरे पर दया और सहानुभूति थी। मां को तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? राहुल ने नरम स्वर में पूछा। दिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें राहुल को परख रही थीं। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मेरे पास कुछ खाना है, अगर भूखे हो तो खा सकते हो। राहुल ने अपने हाथ में पकड़े खाने के पैकेट्स उनकी ओर बढ़ाए। दिया की आंखों में एक पल के लिए भूख की चमक दिखी, लेकिन उसने उसे दबा लिया। नहीं, मैं अभी भूख नहीं है, उसने झूठ बोला। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम कितने भूखे हो। राहुल मुस्कुराया। मैं एक ऑटो रिक्शा चालक हूं, हर दिन भूखों को खाना देता हूं, डरने की जरूरत नहीं। राहुल की बातों में सच्चाई थी, दिया समझ गई। उसने धीरे से खाने का पैकेट लिया और सुमति देवी की ओर बढ़ाया। मां की आंखों में राहुल ने एक तरह का सुकून देखा। वे धीरे धीरे खाना खाने लगी। दिया ने भी भूखे पेट खाना खाया। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने पूछा। दिया, उसने धीरे से जवाब दिया। मेरा नाम राहुल है। मां को क्या हुआ? दिया ने अपनी कहानी संक्षेप में राहुल को बताई। पिता की मृत्यु, मां का लकवा, अजय का उन्हें छोड़कर चले जाना। हर शब्द उसके दिल से जैसे उखड़ रहा था। राहुल ने सब कुछ ध्यान से सुना। उसके मन में दर्द भर गया। तुम डरने की जरूरत नहीं, मैं कल फिर आऊंगा। मां को डॉक्टर को दिखाना होगा, राहुल ने कहा। दिया ने उसे कृतज्ञता से देखा। उसकी आंखों में एक छोटी सी आशा की चमक दिखी। उस रात राहुल घर लौटा तो एक नया विचार उसके मन में था। इन दो महिलाओं की मदद करने के लिए वो क्या कर सकता है, वह सोचने लगा। उनकी असहायता उसके मन को बेचैन कर रही थी। अपने छोटे से जीवन में वो इसे सबसे बड़ा नेक काम मान रहा था। उसके मन में एक नया मिशन जन्म ले चुका था। उस रात राहुल की नींद उड़ गई। दिया और उनकी लकवाग्रस्त मां की असहायता उसके मन पर भारी थी। अपने छोटे से जीवन में वो इसे सबसे बड़ा नेक काम मान रहा था। अगले दिन सुबह दौड़ शुरू करने से पहले राहुल ने थोड़ा अतिरिक्त खाना बनाया। दिया और सुमति देवी की मदद करने के दृढ़ संकल्प के साथ वो अपने ऑटो रिक्शा लेकर फ्लाईओवर के नीचे की ओर बढ़ गया। जब राहुल वहां पहुंचा, दिया अपनी मां को एक फटी हुई चादर से ढककर ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरों पर थकान और निराशा छाई थी। राहुल को देखकर दिया की आंखों में एक छोटी सी चमक दिखी। मैंने कहा था न कि मैं आऊंगा? राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने अपने हाथ में पकड़ा गर्म खाना उनकी ओर बढ़ाया। आप आए? विश्वास नहीं हो रहा। दिया की आवाज धीमी थी। मैंने जो कहा वह करता हूं, राहुल ने कहा। मां की तबीयत कैसी है? सुमति देवी बोल नहीं पाती थीं। उनकी आंखें राहुल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही थीं। राहुल के लाए खाने को उन्होंने लालच के साथ खाया। उनकी भूख की तीव्रता उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। दिन बीतते गए। राहुल हर दिन दिया और सुमति देवी से मिलने आया। वो उनके लिए खाना ही नहीं, दवाइयां और छोटे मोटे कपड़े भी लाया। राहुल का आना दिया की जिंदगी में एक रूटीन बन गया। उसकी मौजूदगी ने उसे एक तरह की सुरक्षा दी। सड़क की क्रूरता से उन्हें बचाने वाला एक रक्षक बन गया था राहुल। एक दिन सुमति देवी को तेज बुखार हो गया। उनका शरीर कांपने लगा। दिया डर गई। सड़क की ठंड और गंदगी उनकी सेहत को और खराब कर रही थी। राहुल दौड़ कर आया। सुमति देवी की हालत देखकर उसका मन पसीज गया। मां को अस्पताल ले जाना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। अस्पताल? हमारे पास पैसे नहीं हैं, राहुल। दिया की आंखें भर आईं। पैसे की चिंता तुम मत करो, मैं देख लूंगा, राहुल ने कहा। उसने अपनी छोटी सी बचत निकाली। ऑटो रिक्शा चलाकर कमाए गए पैसों में से उसने जो बचाया था वही था। उसने सुमति देवी को ऑटो रिक्शा में बिठाया। दिया भी साथ में बैठी। वे मुंबई के एक सरकारी अस्पताल की ओर रवाना हुए। अस्पताल की भीड़ और कागजी कार्रवाइयों ने राहुल को बहुत परेशान किया। फॉर्म भरना, डॉक्टर से मिलने की प्रतीक्षा, दवाइयां खरीदना, सब कुछ राहुल ने अकेले किया। दिया असहाय होकर उसके साथ खड़ी रही। उसे इन चीजों का कोई अनुभव नहीं था। आखिरकार डॉक्टर ने सुमति देवी की जांच की। इन्फेक्शन है, सही इलाज और आराम जरूरी है, वरना ये और बिगड़ सकता है, डॉक्टर ने कहा। राहुल ने दवाइयां खरीदी। सुमति देवी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा सका, क्योंकि उनके पास कोई स्थायी पता या सहारा नहीं था।
राहुल ने डॉक्टर से बहुत मिन्नत की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से यह संभव नहीं हुआ। राहुल सुमति देवी और दिया को वापस फ्लाईओवर के नीचे ले आया। उसने उन्हें दवाइयां दी। डरने की जरूरत नहीं, मां जल्दी ठीक हो जाएंगी, उसने दिया को ढांढस बंधाया। उस रात राहुल उनके पास पहरा देता रहा। सड़क की ठंड में दिया और सुमति देवी के पास वो बिना सोए बैठा रहा। अगले दिनों में राहुल ने सुमति देवी को नियमित रूप से दवाइयां दी। उसकी देखभाल में सुमति देवी का बुखार कम हुआ, उनकी सेहत में सुधार हुआ। दिया ने राहुल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अगर आप नहीं होते तो मेरी मां, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। ऐसा मत कहो दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल ने उसके हाथों को हल्के से थपथपाया। लेकिन सड़क की जिंदगी अभी भी एक चुनौती थी। एक रात जब दिया और सुमति देवी सो रही थीं, कुछ असामाजिक तत्व उनके पास पहुंचे। उनके पास मौजूद थोड़े से पैसे और कपड़े चुराने की कोशिश की। दिया नींद से जाग गई। वो डर कर चिल्लाई। उस समय राहुल वहां नहीं था। वो अपनी दौड़ खत्म करके लौट रहा था। दिया की चीख सुनकर आसपास के कुछ राहगीर दौड़े आए। चोर भाग गए। दिया डर से कांप रही थी और अपनी मां को गले लगाए बैठी थी। राहुल दौड़कर वहां पहुंचा। दिया ने उसे सारी बात बताई। राहुल के मन में गुस्सा भड़क उठा। इस सड़क पर उन्हें इस तरह छोड़ना ठीक नहीं, ये उसने समझ लिया। यहां इस तरह नहीं रह सकते दिया, ये सुरक्षित नहीं है, राहुल ने कहा। तो हम कहां जाएंगे राहुल, हमारे पास कोई नहीं है। दिया की आंखें भर आईं। राहुल ने गहरी सांस ली। उसके मन में एक नया विचार जन्म ले रहा था। अब समय आ गया था कि इन दो महिलाओं को अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए। अध्याय 3, एक नया बंधन। सड़क पर हुए उस हमले ने राहुल के मन में एक गहरी सोच जगा दी। उसने समझ लिया कि दिया और सुमति देवी को इस तरह सड़क पर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। उसने अपने छोटे से किराए के मकान में उन्हें जगह देने के बारे में गंभीरता से सोचा। लेकिन एक ऑटो रिक्शा चालक के रूप में क्या वो दो महिलाओं की जिम्मेदारी उठा सकता? यह विचार उसे परेशान कर रहा था। फिर भी उनकी असहायता ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। अगली सुबह राहुल हमेशा की तरह खाना लेकर आया। दिया के चेहरे पर अभी भी पिछले रात का डर दिख रहा था। तुम डरने की जरूरत नहीं दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, राहुल ने उसे ढांढस बंधाया। अगर आप नहीं होते, हमारे पास कोई नहीं है, राहुल। दिया की आवाज कांप रही थी। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, राहुल ने कहा। उसकी बातों ने दिया को बहुत सुकून दिया। दिन बीतते गए। राहुल हर दिन दिया और सुमति देवी से मिलने आया। वो उनके लिए खाना, दवाइयां और छोटे मोटे कपड़े लाया। सुमति देवी की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। राहुल का प्यार और देखभाल उनके लिए एक नई जिंदगी लेकर आया। राहुल और दिया के बीच बातचीत धीरे धीरे गहरी होने लगी। वे अपने सपनों और डर के बारे में बात करने लगे। दिया ने राहुल को अपने बचपन के बारे में बताया, अपने पिता के बनाए चित्रों के बारे में, अपने मन में भरे रंगों के बारे में। मुझे चित्र बनाने का बहुत शौक था राहुल, लेकिन अब, दिया की आवाज कांप गई। अब क्या? तुम अब भी चित्र बना सकती हो, राहुल ने उसे प्रोत्साहित किया। कहां, कैसे? इस सड़क पर मैं कैसे चित्र बनाऊं? दिया की आंखों में निराशा भर गई। एक दिन तुम फिर से चित्र बनाओगी दिया, मुझे यकीन है, राहुल ने कहा। उसकी बातों ने दिया को एक नई आशा दी। राहुल ने भी दिया को अपनी जिंदगी और सपनों के बारे में बताया। एक छोटा सा घर, एक शांतिपूर्ण जिंदगी। मेरे कोई बड़े सपने नहीं हैं दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस शहर में कोई अकेला न रहे। भूखों को एक वक्त का खाना दे सकूं, राहुल ने कहा। दिया ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसकी सादगी और दया ने उसे बहुत प्रभावित किया। जब वे एक साथ बैठते तो सड़क की आवाजें भी उनके लिए एक तरह का संगीत बन जाती थीं। राहुल की मौजूदगी ने दिया को एक तरह की सुरक्षा दी। वो उस पर भरोसा करने लगी थी। सड़क की क्रूर वास्तविकता से उसे बचाने वाला एक छायादार वृक्ष था राहुल। लेकिन उनकी ये नजदीकी समाज की नजरों में आ गई। धारावी के लोग राहुल को अच्छी तरह जानते थे। उसकी नेकी और दया उन्हें मालूम थी। लेकिन एक ऑटो रिक्शा चालक का सड़क पर रहने वाली लड़की के साथ नजदीकियां बढ़ाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। क्या बात है राहुल, तुझे और कोई लड़की नहीं मिली? सड़क पर रहने वालों को ही देख रहा है, कुछ ऑटो रिक्शा चालकों ने मजाक उड़ाया। उनकी भी जिंदगी है, उन्हें भी सुरक्षा चाहिए, राहुल ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुझे इस सिरदर्द की क्या जरूरत, अपनी जिंदगी देख ले, काफी नहीं? एक अन्य ने पूछा।
दूसरों का दर्द देखकर मैं आंखें बंद नहीं कर सकता, राहुल ने कहा। उसकी बातों में दृढ़ता थी। कुछ लोग राहुल की तारीफ करते, तू एक अच्छा इंसान है राहुल, इस जमाने में तेरे जैसे लोग कम हैं, एक दुकानदार ने कहा। ये ताने और तारीफें राहुल को प्रभावित नहीं करती थीं। उसके मन में सिर्फ दिया और सुमति देवी थीं। उनकी सुरक्षा और खुशी ही उसका लक्ष्य था। एक रात राहुल दौड़ खत्म करके लौट रहा था तो उसने देखा कि दिया सोए बिना उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ दिया, सोई नहीं? राहुल ने पूछा। जब तक आप नहीं आते मुझे नींद नहीं आती राहुल। इस सड़क पर मुझे डर लगता है, दिया की आवाज में डर था। राहुल उसके पास बैठ गया। डरने की जरूरत नहीं, मैं यहीं हूं। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। दिया ने अपने भाई अजय के बारे में बताया। जब उसने मुझे और मां को छोड़ दिया मुझे लगा कि अब हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन आप आए। दिया की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारे साथ हूं दिया, अब तुम अकेली नहीं हो। राहुल ने उसके हाथों को हल्के से थपथपाया। उस पल में उनके दिल एक दूसरे के और करीब आए। राहुल के मन में दिया के लिए प्यार बढ़ने लगा। उसने उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया। राहुल के मन में एक नया विचार जन्म लिया, दिया से शादी करना। यह फैसला उसके लिए एक बड़ी चुनौती था। एक ऑटो रिक्शा चालक के रूप में जिसके पास न अपना घर था न स्थायी आय, वह एक लड़की और उसकी बीमार मां की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? यह सवाल उसे परेशान करता था। लेकिन दिया की असहायता और अपनी मां के प्रति उसका प्यार राहुल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त संजय से यह बात साझा की। संजय भी एक पुराना ऑटो रिक्शा चालक था जो धारावी में ही रहता था। क्या बात है राहुल, तू क्या कह रहा है? सड़क पर रहने वाली लड़की से शादी? तुझे पागलपन हो गया है? संजय ने हैरानी से पूछा। वो सड़क पर रहने वाली लड़की हो सकती है संजय, लेकिन उसके पास एक दिल है। उसे प्यार करने और प्यार पाने का हक है। उसे अपनी मां की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है, राहुल ने कहा। लेकिन तू उनकी देखभाल कैसे करेगा? तेरी कमाई तो तुझे भी पूरी नहीं पड़ती, संजय ने चिंता से पूछा। मैं मेहनत करने को तैयार हूं संजय, उन्हें अकेला छोड़ने का मेरा मन नहीं मानता। उसकी आंखों की असहायता मुझे बहुत दुख देती है, राहुल ने कहा। संजय कुछ देर चुप रहा। वो राहुल के मन को समझता था। उसकी नेकी और दया उसे मालूम थी। जैसा तू चाहता है वैसा कर राहुल, मैं तेरे साथ हूं, संजय ने आखिरकार कहा। राहुल को बहुत सुकून मिला। राहुल ने दिया से शादी करने का फैसला पक्का कर लिया। एक रात वह दिया के पास पहुंचा। सुमति देवी सो रही थीं। दिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, राहुल ने धीरे से कहा। दिया ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं दिया, राहुल ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। तुम्हारी मां को भी हम अपने साथ रखेंगे। तुम अब अकेली नहीं हो। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वह मैं तुम्हें दूंगा। शायद मेरे पास ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन मेरा प्यार और देखभाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राहुल की बातें सुनकर दिया की आंखें भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे प्यार की उम्मीद नहीं की थी। सड़क पर छोड़ दी गई लड़की को ऐसी जिंदगी मिलेगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। राहुल, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बोझ तो नहीं बन जाऊंगी, मेरी मां। दिया की बातें टूट गईं। तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो दिया, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मां भी मेरी मां है, हम साथ में जिएंगे। राहुल ने उसके हाथों को हल्के से पकड़ा। दिया ने राहुल की आंखों में देखा। वहां उसे प्यार और सच्चाई दिखी। पूरे मन से उसने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सुमति देवी बोल नहीं पाती थी, लेकिन उनकी बेटी की खुशी उनकी आंखों में झलक रही थी। राहुल का फैसला उनके लिए बहुत बड़ा सुकून था। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। इस तरह कानपुर के एक छोटे से मंदिर में राहुल और दिया की शादी हो गई। धारावी के कुछ दोस्त और मंदिर के पुजारी ही गवाह थे। ये एक साधारण समारोह था। जब राहुल ने दिया की मांग में सिंदूर डाला तो उसकी आंखें भर आईं। उस पल में सड़क की दुख भरी जिंदगी एक बुरे सपने की तरह गायब हो गई। उसे एक नई जिंदगी मिली। राहुल, जो दूसरों के लिए नेक काम करने निकला था, उसे जिंदगी ने प्यार और एक परिवार के रूप में वापस दिया। अध्याय 4, एक नया घर। कानपुर के छोटे से मंदिर में राहुल और दिया की शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। साधारण समारोह के बाद धारावी के कुछ दोस्तों और मंदिर के पुजारी की मौजूदगी में वे एक हो गए। जब राहुल ने दिया की मांग में सिंदूर डाला तो उसकी आंखें भर आईं।
सड़क की दुखभरी जिंदगी एक बुरे सपने की तरह गायब हो गई और उसे एक नई जिंदगी मिली। राहुल जो दूसरों के लिए नेक काम करने निकला था, उसे जिंदगी ने प्यार और एक परिवार के रूप में वापस दिया। शादी के बाद राहुल ने दिया और सुमति देवी को अपने छोटे से किराए के मकान में ले गया। धारावी की एक तंग गली में था वो एक कमरे का घर। बाहर से देखने में बहुत साधारण, लेकिन राहुल के लिए वो उसकी दुनिया थी। अंदर एक छोटा सा पलंग, एक मेज, कुछ बर्तन, बस इतना ही। लेकिन दिया के लिए ये किसी महल से कम नहीं था। सालों तक सड़क पर सोने वाली लड़की के लिए एक अपनी छत और सुरक्षा बहुत बड़ा आशीर्वाद था। सुमति देवी को पलंग पर लिटाया गया। दिया ने राहुल के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अपार प्यार और कृतज्ञता थी। ये मेरा घर है दिया, अब तुम्हारा भी, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। दिया को शब्द नहीं सूझे। उसने राहुल को गले लगाया। उस पल में उसके सारे दुख जैसे मिट गए। दिया ने उस छोटे से घर को प्यार का आशियाना बना दिया। उसने घर को साफ किया, सामान को व्यवस्थित किया। जब राहुल दौड़ से लौटता तो एक साफ सुथरा घर और दिया की मुस्कुराती चेहरा उसका इंतजार करता। सुमति देवी के लिए उन्होंने एक छोटा सा बिस्तर तैयार किया। राहुल सुबह दौड़ के लिए निकलता तो दिया मां की देखभाल करती, दवाइयां समय पर देती, खाना खिलाती, शरीर साफ करती। जब राहुल ऑटो रिक्शा से लौटता तो वो मां की सेहत के बारे में पूछता। मां को आज थोड़ा और जोश है, राहुल दिया कहती तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठता। राहुल की देखभाल और दिया का प्यार सुमति देवी की सेहत में बड़ा बदलाव लाया। वे धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाने लगीं, छोटे छोटे शब्द बोलने की कोशिश करने लगीं। हर छोटा बदलाव राहुल और दिया के लिए बड़ी खुशी था। राहुल का दोस्त संजय उन्हें देखने आया। दिया और सुमति देवी को देखकर उसे खुशी हुई। तेरा फैसला सही था राहुल, तुझे एक अच्छी पत्नी मिली, संजय ने कहा। दिया शर्माकर मुस्कुराई। उसने संजय को चाय दी। राहुल के दोस्त धीरे धीरे दिया को स्वीकार करने लगे। राहुल और दिया का वैवाहिक जीवन प्यार और खुशी से भरा था। वे एक दूसरे के लिए सहारा बने। राहुल हर दिन दौड़ पर जाता और दिया घर पर मां की देखभाल करती। शाम को राहुल के आने पर वे साथ में खाना खाते, बातें करते। अपनी छोटी सी दुनिया में उन्होंने बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ लीं। एक दिन राहुल ने दिया से कहा, दिया तुझे चित्र बनाना पसंद था ना, तू अब क्यों नहीं बनाती? दिया के चेहरे पर उदासी छा गई। कहां बनाऊं राहुल, मेरे पास न कागज है न पेंसिल, मेरे मन के रंग तो मिट गए, उसने कहा। ऐसा मत कह दिया, अपनी प्रतिभा को यूं बर्बाद मत कर, राहुल ने कहा। अगले दिन जब राहुल दौड़ से लौटा तो उसके हाथ में एक छोटी सी नोटबुक और कुछ पेंसिलें थीं। ये तेरे लिए है दिया, तू चित्र बनाएगी, राहुल ने कहा। दिया की आंखें भर आईं। सालों बाद उसे चित्र बनाने का सामान मिला। उसने खुशी खुशी उसे लिया। दिया ने फिर से चित्र बनाना शुरू किया। पहले उसे हिचक थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके मन से रंग बहने लगे। उसने राहुल का ऑटो रिक्शा बनाया, धारावी के दृश्य बनाए, मां का चेहरा बनाया। राहुल ने उसके चित्र देखकर आश्चर्य किया। दिया तू तो बहुत अच्छी कलाकार है, तेरे चित्र बहुत सुंदर है, राहुल ने उसे प्रोत्साहित किया। दिया के चित्रों को राहुल के दोस्तों ने भी देखा। उन्होंने उसकी तारीफ की। कुछ लोगों ने दिया के चित्र छोटी सी कीमत पर खरीदे। इससे दिया को थोड़ी सी कमाई होने लगी। उसके मन में नई उम्मीदें जागी। राहुल का ऑटो रिक्शा जीवन और व्यस्त हो गया। पत्नी और मां की जिम्मेदारी ने उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वो ज्यादा समय दौड़ पर जाता, देर रात घर लौटता, दिया उसका इंतजार करती। राहुल के आने पर वो उसे खाना परोसती। एक दिन राहुल दौड़ से लौट रहा था, तभी उसके ऑटो रिक्शा का टायर पंक्चर हो गया। उसे ठीक करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो उदास होकर घर की ओर पैदल चल पड़ा। दिया ने उसे देखते ही उसके चेहरे की उदासी भांप ली। क्या हुआ राहुल, क्या बात है, दिया ने पूछा। ऑटो का टायर पंक्चर हो गया दिया, ठीक करने के लिए पैसे नहीं है, राहुल ने कहा। दिया ने अपने पास रखे कुछ पैसे राहुल की ओर बढ़ाए। ये पैसे उसने अपने चित्र बेचकर कमाए थे, इसे लेकर ठीक कर लो राहुल, दिया ने कहा। राहुल ने उसे हैरानी से देखा। ये तो तेरे पैसे हैं दिया, अब हम अकेले थोड़े ही हैं राहुल, ये हमारा पैसा है, दिया ने मुस्कुराकर कहा। राहुल ने उसे गले लगाया। उस पल में उसे लगा कि उसका लिया हुआ फैसला कितना सही था। दिया उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य थी।
वे साथ में जिंदगी की छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करते, खुशियां और दुख बांटते। सुमति देवी धीरे धीरे चलने लगी। उनके चेहरे पर खुशी छा गई। राहुल और दिया का प्यार देखकर उस मां की आंखें भर आती थीं। सड़क से शुरू हुआ उनका जीवन एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था। उनके जीवन में उम्मीद की नई किरणें उग रही थीं। अध्याय 5, एक अप्रत्याशित मोड़। राहुल और दिया की जिंदगी धीरे धीरे एक लय में ढल रही थी। प्यार और आपसी विश्वास ने उनके छोटे से घर को खुशियों से भर दिया। दिया की रेखाओं और सुमति देवी की धीरे धीरे सुधरती सेहत के माध्यम से उनके जीवन में उम्मीद की नई किरणें आईं। राहुल की मेहनत और दिया का साथ उन्हें हर दिन आगे बढ़ा रहा था। एक दिन दोपहर में राहुल दौड़ पर गया हुआ था। दिया सुमति देवी को खाना खिला रही थी और रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दिया ने दरवाजा खोला। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वो हैरान रह गई। साफ सुथरे कपड़े पहने, हाथ में एक ब्रीफकेस लिए एक व्यक्ति। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी। क्या आप दिया है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक तरह की औपचारिकता थी। दिया ने संदेह भरी नजरों से सिर हिलाया। हाँ, आप कौन? मेरा नाम संतोष मेनन है, मैं एक वकील हूं, उसने कहा। मैं आपसे मिलने आया हूं। दिया को आश्चर्य हुआ। एक वकील उससे मिलने क्यों आया? उसे डर और संदेह हुआ। क्या सड़क पर कोई मुसीबत हो गई थी या अजय किसी मुसीबत में पड़ गया था? उसके मन में कई विचार कौंध गए। आप मुझसे क्यों मिलने आए? दिया की आवाज धीमी थी। ये एक महत्वपूर्ण मामला है दिया, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूं? संतोष मेनन ने पूछा। दिया को हिचक हुई। राहुल के न होने पर किसी अजनबी को घर में बुलाने में उसे डर लगा। मेरे पति अभी घर पर नहीं है, उनके आने पर आप आ सकते हैं? दिया ने पूछा। संतोष मेनन ने उसके चेहरे की ओर देखा। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूं दिया, ये एक जरूरी मामला है। अगर आपको डर है तो हम बाहर कहीं बैठकर बात कर सकते हैं। दिया ने सुमति देवी की ओर देखा। मां बिस्तर पर लेटी उन्हें देख रही थीं। दिया को लगा कि कोई और रास्ता नहीं है। उसने संतोष मेनन को अंदर बुलाया। संतोष मेनन अंदर आए। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। छोटा सा घर लेकिन साफ सुथरा। सुमति देवी को देखकर उन्हें दया आई। मां की तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने पूछा। मां को लकवा हुआ है, दिया ने धीरे से कहा। संतोष मेनन ने अपना ब्रीफकेस खोला, उसमें से कुछ दस्तावेज निकाले। दिया, मेरे पास एक दुखद खबर है। आपकी बड़ी मां देवयानी देवी हाल ही में गुजर गईं, संतोष मेनन ने कहा। दिया को देवयानी देवी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पिता के जीवित रहते हुए कभी उनका नाम सुना था। बड़ी मां? मेरी कोई बड़ी मां थी? दिया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वह आपके पिता की बहन थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। कई सालों से मैं आपके परिवार की तलाश कर रहा था। आपके पिता की मृत्यु के बाद कोई नहीं जानता था कि आपका परिवार कहां गया। बहुत खोजबीन के बाद मुझे आप यहां मिली, संतोष मेनन ने समझाया। दिया को कुछ समझ नहीं आया। उसकी बड़ी मां मर गई? उसे कोई बड़ी मां थी? आपकी बड़ी मां बहुत धनवान थीं दिया। उनके पास शहर में एक बड़ा मकान, कुछ जमीन और बैंक में अच्छी खासी रकम थी, संतोष मेनन ने आगे कहा। दिया को विश्वास नहीं हो रहा था। जब वो सड़क पर भीख मांग रही थी तब उसे ऐसी संपत्ति वाली रिश्तेदार थी। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी इसलिए उनकी सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस आप हैं दिया, संतोष मेनन ने कहा। दिया स्तब्ध रह गई। वो संपत्ति की वारिस थी? उसे चक्कर आने लगा। क्या ये सच था या वो सपना देख रही थी? विश्वास करना मुश्किल हो सकता है दिया, लेकिन ये सच है। ये रहे दस्तावेज। संतोष मेनन ने कुछ कानूनी कागजात उसकी ओर बढ़ाए। दिया को उन कागजातों में कुछ समझ नहीं आया। उसकी आंखें भर आईं। खुशी थी या दुख वह समझ नहीं पाई। इतने साल सड़क पर कष्ट झेलने वाली लड़की को ऐसी किस्मत मिलेगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसे राहुल से मिलने की इच्छा हुई। वो ये खबर उसके साथ बांटना चाहती थी। क्या मैं अपने पति के आने तक इंतजार कर सकती हूं? दिया ने पूछा। बिल्कुल, मैं यहीं इंतजार करूंगा, संतोष मेनन ने कहा। दिया ने सुमति देवी की ओर देखा। मां की आंखों में एक उत्सुकता थी। दिया ने मां का हाथ पकड़ा। मां में किस्मत मिली, वो इतना ही कह पाई। समय बीतता गया। राहुल दौड़ से लौटकर घर पहुंचा। घर में एक अजनबी को देखकर वो हैरान हुआ। राहुल, यह संतोष मेनन है, एक वकील हैं, दिया ने कहा। उसकी आवाज में एक कंपन था। राहुल ने संतोष मेनन को संदेह भरी नजरों से देखा। क्या बात है?
संतोष मेनन ने राहुल को सब कुछ समझाया। दिया की बड़ी मां की मृत्यु, संपत्ति और दिया का एकमात्र वारिस होना। राहुल सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे भी दिया की तरह विश्वास नहीं हो रहा था। यह कोई धोखा तो नहीं? राहुल ने संदेह से पूछा। नहीं राहुल, यह सच है। अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस आकर दस्तावेज देख सकते हैं या मेरा आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं, संतोष मेनन ने कहा। उनकी बातों में सच्चाई थी। राहुल ने संतोष मेनन का आईडी कार्ड लिया और जांचा। सब कुछ ठीक था। उसने दिया की ओर देखा। उसकी आंखों में चमकती खुशी और अविश्वास को वो देख सका। उनकी जिंदगी एक पल में बदल गई थी, ऐसा उसे लगा। अध्याय 6, एक नई चुनौती। संतोष मेनन का खुलासा राहुल और दिया की जिंदगी में एक तूफान की तरह था। इस अप्रत्याशित सौभाग्य ने उन्हें खुश तो किया, लेकिन इसके साथ बड़ी चुनौतियां भी इंतजार कर रही थीं। संतोष मेनन ने उनसे कहा, देवयानी देवी के और भी रिश्तेदार हैं। वे इस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं, इसलिए इसे कानूनी रूप से दिया के नाम पर करना थोड़ा मुश्किल होगा। राहुल और दिया को कानूनी मामलों की ज्यादा समझ नहीं थी। उन्होंने संतोष मेनन पर पूरा भरोसा किया। हमें क्या करना चाहिए सर? राहुल ने पूछा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। इस केस को मैं संभाल लूंगा, संतोष मेनन ने कहा। उन्हें दिया और राहुल के प्रति एक तरह का लगाव महसूस हो रहा था। उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें प्रभावित किया था। अगले दिनों में संतोष मेनन ने दिया और राहुल के साथ कोर्ट और अन्य कानूनी कामों के लिए भागदौड़ की। देवयानी देवी के अन्य रिश्तेदार, खासकर उनके भाई के बच्चे, संपत्ति पर दावा लेकर सामने आए। उन्होंने दिया और राहुल को धोखेबाज साबित करने की कोशिश की। दिया का सड़क पर भीख मांगना और राहुल का ऑटो रिक्शा चालक होना, इन सबको उन्होंने कोर्ट में यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया कि दिया को संपत्ति का हक नहीं है। उन्होंने दिया और राहुल को मानसिक रूप से तोड़ने की हर कोशिश की। इस लड़की को इतनी बड़ी संपत्ति कैसे मिल सकती है? ये धोखा है, उन्होंने कोर्ट में दलील दी। दिया को यह आरोप सुनकर दुख हुआ। उसकी आंखें भर आईं। राहुल ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ा। संतोष मेनन ने दिया के लिए मजबूती से लड़ा। देवयानी देवी का लिखा हुआ वसीयतनामा, दिया का पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसे ढूंढने के लिए किए गए उनके प्रयास, सब कुछ उन्होंने कोर्ट में समझाया। इसी बीच अजय, दिया का भाई, फिर से उनकी जिंदगी में दाखिल हुआ। उसे संपत्ति की खबर मिल चुकी थी। वह बुरी संगत में पड़कर कर्ज में डूबा हुआ था। इस संपत्ति को हथियाने के लिए वो एक नई योजना लेकर आया था। एक दिन अजय राहुल के घर पहुंचा। उसे देखकर दिया हैरान रह गई। अजय, तू यहां क्या कर रहा है? दिया की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं तुझे और मां को देखने आया दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अजय ने अभिनय किया। राहुल ने अजय को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे उसकी मंशा समझ में आ गई थी। मुझे पता है तू क्यों आया अजय। तुझे ये संपत्ति चाहिए है ना? राहुल ने पूछा। अजय ने राहुल की ओर देखा। हाँ, यह संपत्ति मेरी है। मैं दिया का भाई हूं, मुझे इसका हक है। जब तूने उन्हें छोड़ दिया था तब तुझे यह हक नहीं सूझा? राहुल ने गुस्से से पूछा। अजय ने राहुल को धमकाया। तुझे इस संपत्ति से हटना होगा राहुल, वरना तेरा अच्छा नहीं होगा। राहुल डरा नहीं। यह संपत्ति दिया की है, उसे मिलेगी। तुझ जैसे स्वार्थी को मैं इसे नहीं लेने दूंगा, राहुल ने कहा। अजय गुस्से से वहां से चला गया। राहुल को समझ आ गया था कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। कानूनी लड़ाई और अजय की धमकियों ने राहुल और दिया को बहुत मानसिक तनाव दिया, लेकिन वे एक दूसरे के सहारे बने रहे। राहुल ने दिया को हिम्मत दी। हम सच्चाई के साथ हैं दिया, हम जीतेंगे, उसने कहा। दिया ने राहुल की बातों पर भरोसा किया। उनका प्यार इस संकट में और मजबूत हो गया। कोर्ट में बहस तेज हो गई। देवयानी देवी के अन्य रिश्तेदारों ने दिया और राहुल को बदनाम करने की हर कोशिश की। दिया की सड़क की जिंदगी और राहुल का ऑटो रिक्शा चालक होना, इन सबको उन्होंने ये साबित करने के लिए इस्तेमाल किया कि दिया संपत्ति की हकदार नहीं है। हर बहस दिया के लिए एक घाव की तरह थी। उसकी आंखें कई बार भर आईं, लेकिन राहुल के हाथों को मजबूती से पकड़कर वो डटी रही। संतोष मेनन ने दिया के लिए मजबूती से लड़ा। उन्होंने साबित किया कि देवयानी देवी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, अपनी संपत्ति अपने भाई की बेटी यानी दिया को देना चाहती थी।
वसीयतनामे का हर शब्द दिया के प्रति उनके प्यार को दर्शाता था। उन्होंने ये भी बताया कि दिया के पिता के जीवित रहते हुए देवयानी देवी के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे और उन्हें दिया से बहुत प्यार था। दिया को ढूंढने के लिए किए गए उनके सालों के प्रयासों को भी उन्होंने कोर्ट में समझाया। इसी बीच अजय फिर से सामने आया। उसने कोर्ट में दिया के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की। उसने कहा कि दिया और मां का सड़क पर रहना दिया कि अपनी गलती थी और उसे संपत्ति का कोई हक नहीं है। अजय की बातों ने दिया को बहुत दुख पहुंचाया। अपने भाई का उसके खिलाफ जाना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अजय, तू ऐसा क्यों कर रहा है? दिया ने रोते हुए पूछा। अजय ने उसकी ओर नहीं देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ स्वार्थ था। संतोष मेनन ने अजय से सवाल किए। उसने पूछा कि उसने अपनी मां और बहन को क्यों छोड़ दिया और अब किन परिस्थितियों में वो संपत्ति का दावा कर रहा है। अजय सही जवाब नहीं दे पाया। उसकी बातों में विरोधाभास था। कोर्ट में बहस तेज हो गई। राहुल ने दिया को सहारा दिया। वो उसे ढांढस बंधाता, हिम्मत देता। डरने की जरूरत नहीं दिया। सच्चाई जीतेगी, वो उसके कान में फुसफुसाता। आखिरकार लंबी बहस और सबूतों के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला दिया के पक्ष में था। देवयानी देवी का वसीयतनामा कानूनी रूप से वैध था और संपत्ति की एकमात्र वारिस दिया थी, कोर्ट ने घोषित किया। फैसला सुनते ही दिया की आंखें भर आईं। इस बार ये खुशी के आंसू थे। राहुल ने उसे गले लगाया। संतोष मेनन मुस्कुराए। देवयानी देवी के अन्य रिश्तेदार निराश होकर लौट गए। जब अजय कोर्ट रूम से निकलने को हुआ तो राहुल ने उसे रोका। अजय, तुझे गलती हो गई, राहुल ने शांत स्वर में कहा। अजय ने राहुल को गुस्से से देखा। यह संपत्ति दिया की है, तुझे अपनी गलतियां समझनी चाहिए, राहुल ने कहा। अजय बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके चेहरे पर एक तरह की निराशा और पछतावा था। यह राहुल ने देखा। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल और दिया की कहानी मीडिया में बड़ी खबर बन गई। एक ऑटो रिक्शा चालक का प्यार और एक भिखारी की अप्रत्याशित किस्मत मुंबई शहर में चर्चा का विषय बन गई। समाज में उन्हें बहुत सम्मान मिला। लोग उनकी तारीफ करने आए। इस जीत ने राहुल और दिया को बहुत सुकून दिया। उन्हें आर्थिक रूप से बहुत स्वतंत्रता मिली, लेकिन उनके मन में सड़क की जिंदगी एक अमिट याद थी। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें मिली इस किस्मत को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है। अध्याय 7, स्नेह का प्रकाश। कोर्ट का फैसला दिया के पक्ष में आने के बाद राहुल और दिया की जिंदगी में एक नया सवेरा होगा। देवयानी देवी की विशाल संपत्ति का हकदार दिया को माना गया। मीडिया ने उनकी कहानी को हाथों हाथ लिया। एक ऑटो रिक्शा चालक का निस्वार्थ प्यार और एक भिखारी की अप्रत्याशित किस्मत मुंबई शहर में बड़ी चर्चा बन गई। लोग उन्हें बधाई देने और मदद की पेशकश करने आए, लेकिन इस विशाल संपत्ति ने उन्हें जरा भी नहीं बदला। सड़क की जिंदगी उनके मन में एक अमिट याद थी। भूख, गरीबी और अकेलापन क्या होता है वे अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ता से फैसला किया कि इस सौभाग्य को सिर्फ अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। सबसे पहले उन्होंने सुमति देवी को बेहतरीन इलाज दिलवाया। मुंबई के सबसे अच्छे अस्पताल में सुमति देवी को भर्ती किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखभाल में उनकी सेहत तेजी से सुधरी। लकवे से ठप पड़ा उनका शरीर धीरे धीरे जीवंत होने लगा। कुछ ही दिनों में वे छोटे छोटे शब्द बोलने और बैसाखी की मदद से धीरे धीरे चलने लगीं। सुमति देवी के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान लौटी। अपनी बेटी और दामाद के प्यार में वो मां खुश थी। सुमति देवी की सेहत सुधरने के बाद राहुल और दिया ने अपने बड़े सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। राहुल तो सालों से सड़क पर भूखों को खाना देता रहा था। उस प्रेरणा से उन्हें यह विचार मिला, सड़क पर भटकने वालों, भीख मांगने वालों और बेसहारा लोगों के लिए एक बड़ा आश्रय स्थल बनाना। हमने जो कष्ट सहे वह किसी और को न सहना पड़े, राहुल, दिया ने कहा। हमें ये संपत्ति एक मकसद के लिए मिली है, इसे हमें दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल दिया, यह आश्रय स्थल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होगा, राहुल ने कहा। उन्होंने संतोष मेनन से संपर्क किया। आश्रय स्थल बनाने के कानूनी कामों और जमीन खरीदने में उन्होंने उनकी मदद की। मुंबई शहर से बाहर लेकिन ज्यादा दूर नहीं एक विशाल जमीन खरीदी गई। एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट से आश्रय स्थल डिजाइन करवाया गया। यह सिर्फ एक आश्रय स्थल नहीं था, वहां रहने वालों को खाना, कपड़े और सुरक्षित रहने की जगह के साथ साथ शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था।
बच्चों के लिए स्कूल जाने की सुविधा दी गई। बड़ों को सिलाई, हस्तशिल्प और खेती जैसे कामों में प्रशिक्षण दिया गया। किसी को भीख न मांगनी पड़े और अपने दम पर जी सके, यही उनका लक्ष्य था। आश्रय स्थल का निर्माण तेजी से हुआ। राहुल और दिया हर कदम पर सक्रिय रूप से शामिल रहे। राहुल हर दिन निर्माण स्थल पर जाता और काम देखता। दिया वहां रहने वालों के लिए जरूरी सुविधाओं के बारे में सोचती। उनका सपना हकीकत बन रहा था। आश्रय स्थल पूरा हुआ। स्नेह का प्रकाश नाम रखा गया। उद्घाटन समारोह में मुंबई के प्रमुख लोग और मीडिया शामिल हुए। राहुल, दिया और सुमति देवी ने मिलकर आश्रय स्थल का उद्घाटन किया। उस पल में राहुल और दिया की आंखें खुशी से भर आईं। उन्हें लगा कि उनकी मिली इस किस्मत से कई लोगों की जिंदगी में रोशनी आएगी। आश्रय स्थल का काम शुरू हुआ। सड़क पर भटकने वाले अनाथ और बीमार लोग, कई लोगों के लिए ये एक घर बन गया। राहुल और दिया आश्रय स्थल के कामों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। राहुल वहां के कामकाज संभालता। दिया ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का उपयोग करके बच्चों को चित्रकारी सिखाई। वो उनकी जिंदगी में रंग लाने की कोशिश करती। इसी दौरान अजय, दिया का भाई, फिर से उनकी जिंदगी में आया। कोर्ट से निकलने के बाद उसने राहुल और दिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल की दृढ़ता और संतोष मेनन की कानूनी मदद की वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। संपत्ति हथियाने की उसकी कोशिशें नाकाम रहीं। वो बुरी संगत से निकलने के लिए जूझ रहा था। आश्रय स्थल की खबरें उसने सुनी थीं। एक दिन वो आश्रय स्थल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक तरह का पछतावा और शर्मिंदगी थी। उसे देखकर दिया पहले तो हैरान हुई, फिर उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। तू यहां क्या करने आया? उसने पूछा। दिया, मुझे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। अजय ने रोते हुए कहा। मुझे माफ कर दे। राहुल अजय के पास पहुंचा। तूने गलत किया अजय, लेकिन हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। दिया को अजय को माफ करना मुश्किल था, लेकिन राहुल की बातें और अजय की आंखों में पछतावा देखकर वो पिघल गई। उसने अजय को माफ कर दिया। अजय आश्रय स्थल का हिस्सा बन गया। उसने राहुल और दिया को वहां के कामों में मदद की। उसकी जिंदगी में भी बदलाव आया। वो नेकी के रास्ते पर लौट आया। सुमति देवी को आश्रय स्थल में खुशी से रहने का मौका मिला। उनकी सेहत पूरी तरह ठीक हो गई। वो वहां के बच्चों के साथ समय बिताती थीं। अपने बच्चों की नेकी पर उन्हें गर्व था। राहुल और दिया का ये काम मुंबई और अन्य शहरों के लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा बना और लोग नेक कामों के लिए आगे आए। स्नेह का प्रकाश आश्रय स्थल कई लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया। अध्याय 8, अमर कहानी। स्नेह का प्रकाश आश्रय स्थल मुंबई शहर में एक प्रकाश स्तंभ बन गया। राहुल और दिया का प्यार और दया कई जिंदगियों में रोशनी लाई। उन्हें मिली विशाल संपत्ति को अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए इस्तेमाल करने से उनकी जिंदगी और सार्थक हो गई। साल बीतते गए। आश्रय स्थल बड़ा और समृद्ध हुआ। वहां रहने वाले बच्चों ने शिक्षा हासिल की, कई ने अच्छी नौकरियां पाईं। बड़ों को रोजगार प्रशिक्षण मिला, जिससे वे अपने दम पर कमाने लगे। भीख मांगने और सड़क पर भटकने वालों को स्नेह का प्रकाश ने एक नई जिंदगी दी। राहुल और दिया ने वहां रहने वाले हर व्यक्ति की कहानी सुनी और उनके लिए सहारा बने। सुमति देवी आश्रय स्थल में खुशी से रहीं। उनकी सेहत पूरी तरह ठीक हो गई। वो वहां के बच्चों के साथ समय बिताती थीं। अपने बच्चों की नेकी पर उन्हें गर्व था। राहुल और दिया को देखकर उनकी आंखें प्यार से भर आती थीं। अजय, दिया का भाई, आश्रय स्थल के कामों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ। वो पूरी तरह बदल गया था। उसने अपनी स्वार्थी और बुरी आदतों को छोड़ दिया। वो आश्रय स्थल के हिसाब किताब और रोजमर्रा के कामों में राहुल की मदद करता। उसका और दिया का रिश्ता और मजबूत हो गया। अपनी गलतियों को समझकर लौटने वाले अजय को दिया ने पूरे मन से स्वीकार किया। लोग अक्सर पूछते कि क्या राहुल अब भी अपना ऑटो रिक्शा चलाता है? उसने अपना ऑटो रिक्शा नहीं बेचा था। वो उसकी जिंदगी की याद था, उसकी नेकी का प्रतीक था। कभी कभी वह आश्रय स्थल की जरूरतों के लिए उसे चलाता, या फिर शहर की व्यस्त सड़कों पर एक याद की तरह उसे चलाता। उसका ऑटो रिक्शा अब सिर्फ एक वाहन नहीं था, वह प्यार और मदद का प्रतीक था। राहुल और दिया को एक बच्चा हुआ। प्रकाश नाम रखा गया। वो आश्रय स्थल के बच्चों के बीच बड़ा हुआ। दिया ने उसे प्यार करना और बांटना सिखाया। प्रकाश उनके प्यार का प्रतीक था। उनका परिवार पूरा हो गया।
एक दिन शाम को राहुल और दिया आश्रय स्थल के आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। आश्रय स्थल से बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें आ रही थीं। सुमति देवी बच्चों के साथ समय बिता रही थीं। राहुल, हमने कितना लंबा सफर तय किया। दिया ने राहुल के कंधे पर सिर टिकाकर कहा। हाँ दिया, इस सफर में तेरा मेरे साथ होना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, राहुल ने कहा। हमें जो किस्मत मिली उसने कई लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई। दिया की आंखें चमक रही थीं। यही सबसे बड़ी खुशी है दिया। प्यार और दया कभी बेकार नहीं जाते, राहुल ने कहा। उनका प्यार और दया मुंबई की व्यस्त सड़कों में एक नया इतिहास लिख गया। सड़क से शुरू हुई उनकी जिंदगी प्यार और सेवा का एक विशाल साम्राज्य बन गई। स्नेह का प्रकाश आश्रय स्थल मानवता का एक जीवंत स्मारक बनकर हमेशा खड़ा रहा। राहुल और दिया की कहानियां साबित करते हुए कि प्यार दुनिया को बदल सकता है, पीढ़ियों तक पहुंची।